नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी डिमांड पर बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है हम लेकर आ चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले वाले में हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में बात करी थी। बच्चों के मैसेज आ गए थे, सर आप बायो की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है। मेडिसिन की फील्ड में किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए किया जाता है, ह्यूमन अपने लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज करता है। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है, थेराप्यूटिक ड्रग्स वगैरह बनाने में किया जाता है, डायग्नोस्टिक जांच वगैरह करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब यदि क्रॉप्स में किसी प्रकार का इंफेक्शन है और वो जेनेटिक लेवल पे इंफेक्शन है, उसको ठीक करना है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देन प्रोसेस्ड फूड बनाने में, बायो रिमेडिएशन में, एंड वेस्ट ट्रीटमेंट में, और एनर्जी प्रोडक्शन में। वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, यदि उसको ट्रीट करके दोबारा से रिसाइकल यूज किया जाए तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को एक इमेज दी हुई है जहां पर हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये है क्या। बेटा समझो, आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिएक्शन पूरी तरह से एंजाइम पर डिपेंड करती है। यदि उसके एंजाइम अच्छे हैं तो रिएक्शन के प्रोडक्ट भी अच्छे बनेंगे। मतलब रिएक्टेंट का प्रोसेस होकर प्रोडक्ट बनाना, बीच में एंजाइम का काम करना बहुत जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपके पास में अच्छे इंस्ट्रूमेंट है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। आप कोई भी काम करते हो, यदि आप युद्ध भी लड़ते हो, जंग भी लड़ते हो, लेकिन आपके हथियार ही बेकार हैं तो आप जंग नहीं लड़ सकते। तो युद्ध लड़ने से या जंग लड़ने के लिए आपके हथियार कितने इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से यदि हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में काम आने वाले एंजाइम, रिएक्टेंट कितने इंपॉर्टेंट है वो यहां बताया गया है। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी को तो आप यूज कर लोगे, लेकिन किस किस रिसर्च में करना है, कैसे करना है। सबसे पहले provide best catalyst in the form of improved organism usually as a microbes or pure enzyme। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आप एक तो माइक्रोब्स को यूज कर रहे हो और उस माइक्रोब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कितना यूजफुल है, ठीक है। और इससे क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट। अब आपने बेस्ट कैटलिस्ट तो ले लिया, क्योंकि इससे पहले हमने बात करी थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यदि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं मिलता तो आई थिंक सो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ओनली प्रोकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट में नहीं मिलता। तो इसी बात को आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपको एंजाइम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। एंजाइम मिल गया वो अलग चीज है, लेकिन वो किस ऑप्टिमम कंडीशन पर, उसके लिए क्या सुटेबल टेम्परेचर है, क्या सुटेबल पीएच है जिस पर वो काम करेगा। क्योंकि कुछ एंजाइम आपने देखा होगा एसिडिक पीएच पर, और कुछ बेसिक पीएच पर, कुछ एंजाइम हाई टेम्परेचर पर, कुछ एंजाइम लो टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो एंजाइम पता करना एक प्राइमरी नीड है, लेकिन सेकेंडरी नीड क्या है कि यार किस ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करेगा ताकि उस एंजाइम से पूरी तरह हम काम करवा सकें। तो ये रही क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन। अब बेटा क्या है, एंजाइम मिल गया एंड देन उसकी ऑप्टिमल कंडीशन मिल गई, अब तो प्रोडक्ट ही बनना है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं और उसको काफी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके और मार्केट में सेल आउट करते हैं। ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। तो आई थिंक सो आप लोगों को 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा। एंजाइम मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में वो किस कंडीशन पे काम करता है वो भी हमें पता होना चाहिए। चलो भाई, एप्लीकेशन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। आप लोगों को बताएं कि फार्मर कोई भी क्रॉप्स ग्रो करता है
तो वो क्रॉप्स ग्रो करने के दौरान जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने या 5 महीने भी हो सकता है। नॉर्मली उस दौरान नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन तो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ यदि कोई क्रॉप्स हमने ग्रो करी है, कोई सीड हमने जर्मिनेट डाला है, वहां के एनवायरनमेंट में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है, स्पेशली इंसेक्ट का, तो क्या वो इंसेक्ट उस क्रॉप को प्रॉपर तरह से ग्रो होने देगा? सोच के देखो, नहीं, उस फार्मर को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि यहां पर किस टाइप के इंसेक्ट हैं और वो इंसेक्ट उस क्रॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्रोडक्शन में भी क्या होगा? लॉस होगा। तो उस फार्मर की इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? ट्रीटमेंट करती है। अब उस फार्मर के लिए तो लैंड नहीं ला सकते कि यार यहां से इस लैंड को उठा के और जगह ले जाए, लेकिन वहां पर जो इंसेक्ट है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी इसकी बात करती है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब यदि हमने इंसेक्ट को किल करने के लिए उस सॉइल में बहुत सारे केमिकल भी डाले हैं, तो कहीं ना कहीं उस सॉइल की फर्टिलिटी को ही हम केमिकल से डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे केमिकल यूज करें जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज ना करें और प्लांट के लिए भी क्या हो? बेनिफिशियल हो। इसीलिए क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनिक कल्चर की जा रही है। क्या जा रहा है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाए, ऑर्गेनिक कल्चर किया जाए, एग्रीकल्चर किया जाए, एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाए। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप फार्मर को समझाओ कि यार बायोटेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो सीड ग्रो करवा रहे हो उस सीड की क्वालिटी चेक करो कि ये सीड किस तरह से किस किस कंडीशन में काम करता है। यदि वो उस इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर है, यदि ड्राइनेस है तो ड्राइनेस को वो टॉलरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए क्या? सीड में। तो देखिए यहां पर हम लोग इनको यूज करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? आर द प्लांट्स भी हो सकते हैं। मतलब वो प्लांट ऐसा है जो अच्छी से अच्छी बेस्ट प्रोडक्शन प्रोवाइड करे आप लोगों को, क्योंकि हमने उसमें ऐसे जीन डाले हैं। बैक्टीरिया को भी हमने मॉडिफाई कर दिया है ताकि उससे हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट हमको मिले। फंजाई, एनिमल्स एंड हुज जीन आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, हमने इनकी जीन में कुछ ऐसे कंपोनेंट डाल दिए हैं जिनसे हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सके। हमने उनकी जीन को अल्टर्ड कर दिया है और वो जीन उनके लिए भी कुछ काम की नहीं है। इसी तरह से एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इन प्लांट्स में क्या क्या एडवांटेज है? देखो, इट मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अ बायोटिक स्ट्रेस। अभी बात करी थी ना कि भाई उस प्लांट को आप लोग इस तरह से बना दो कि वो कोल्ड ज्यादा हो जाए तो उसको टॉलरेट कर लें, ड्रॉप्ड ज्यादा हो जाए तो उसको टॉलरेट कर लें, सॉल्टी एरिया ज्यादा हो या हीट ज्यादा हो तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो क्या कर जाए? सर्वाइव कर जाए, क्योंकि हमने उसकी जीन में ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। बेटा इसको ध्यान देना, यहां पर ये पेस्ट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। पेस्ट मतलब होता है पैरासाइट। एक तो प्लांट के अंदर इंसेक्ट क्या होते हैं? पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक तो बाहर एक्टोपैरासाइट और एक अंदर एंडोपैरासाइट, लेकिन दोनों के दोनों ही होस्ट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से केमिकल डालते हैं, तो हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। उन केमिकल को क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इनके केमिकल हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होते, हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए भी। जो प्लांट से हमें फूड मिल रहा है उसमें किसी तरह का केमिकल हो सकता है, तो हम लोग ऐसे प्लांट बना दें पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब उस प्लांट के अंदर वो पैरासाइट नहीं ग्रो कर पाए। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। यदि आपने ऐसी क्रॉप बना दी तो आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करोगे। क्यों? ऑलरेडी क्या है उसमें? रिड्यूसिंग पावर है पेस्ट के लिए, मतलब पेस्ट इंसेक्ट के लिए ऑलरेडी रिड्यूसिंग पावर है। कैसे? उस प्लांट में। इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसको समझो, मान लीजिए एक फार्मर है, उसने रिसेंटली टमाटर की खेती करी थी, टमाटो। ये टमाटो यदि हम देखें दोनों के कंपैरिजन करना, एक व्हीट होता है गेहूं और एक होता है टमाटर। आफ्टर मैचुरेशन दोनों फसलें पक चुकी हैं, क्या टमाटर को पूरे एक साल तक हम क्या स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं, मुश्किल से 10 दिन भी हम टमाटर को स्टोर नहीं कर सकते फार्मर, लेकिन उसी जगह व्हीट को वो 1 ईयर तक स्टोर कर सकता है। क्या दोनों की पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में, कटाई के बाद में स्टोरेज की जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है? हाँ है।
तो अब जो टमाटर की खेती कर रहा है और उसके टमाटर 10-5 दिन तक वो रखना चाहता है, तो इनके जीन के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे इनका स्टोरेज करने का, इनके एंजाइम जो एक्टिव होने थे वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए और ये सड़े नहीं और ये खराब नहीं होए। तो ये बोल रहा है ना, इट हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, काटने के बाद में जो नुकसान होता है फसलों को उससे बचाना। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज बाय प्लांट, सोइल में जितने अच्छे मिनरल्स होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग प्लांट को इस तरह से मॉडिफाइड कर दें कि वो सोइल से अच्छी तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकें और वो सफिशिएंट अमाउंट में उससे क्या ले सकें, मिनरल्स ले सकें। इट हैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, इससे बढ़ेगी। गोल्डन राइस की बात करते हैं, उसमें विटामिन ए ज्यादा अमाउंट में बढ़ाया गया है। जीएम इज यूज्ड टू क्रिएट tailor made plants and supply alternative resource, starch, fuels and pharmaceuticals etc इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, अभी बात कर रहा था मैं पेस्ट के बारे में, पेस्ट फिर समझ लीजिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं और प्लांट को डैमेज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेस्ट। पैरासाइट मतलब पेस्ट। पैरासाइट दो टाइप के, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। कौन कौन से होते हैं बेटा मैं तुमको बता दूं, देखो इधर कौन कौन से होते हैं। एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट दो है। तो इनको, इन पैरासाइट ऑर्गेनिज्म को किल कर हम प्लांट को बचा सकते हैं। देखिए इधर, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक्ट एज ए बायो पेस्टिसाइड। अब वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया क्योंकि हमने उसके अंदर ऐसी पावर डाल दी या ऐसे जीन डाल दिए हैं जिसके कारण अब कोई भी पेस्टिसाइड यदि उसे खाने आता है तो पेस्टिसाइड की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है जिससे वो पेस्ट क्या होता है, मर जाता है। वो इंसेक्ट कब मर जाता है, जो पेस्ट के रूप में वहां रहता है, पैरासाइट के फॉर्म में वहां रहता है। इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। और ये इंसेक्टिसाइड जो क्या होते हैं, इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं ना, उनकी भी नीड को रिड्यूस करता है। कौन कौन से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड सोयाबीन बीटी। ये सब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को यूज करके बनाए गए हैं। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ये तो आप लोगों का बीटी कॉटन है, ये टोमेटो है, ये कॉर्न है और ये पोटैटो है। अब यहां पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है और मैं एक लाइन समझाऊं, ध्यान समझना। सम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, अभी हम देखेंगे ये रहा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। इसके पास में क्या पावर है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो किल करता है अदर इंसेक्ट को। अदर इंसेक्ट को कैसे किल करता है, इसके पास में कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो दूसरे वाले बैक्टीरिया यदि इसे किल एज अ फूड सोर्स की फॉर्म में रहते हैं तो वहां पर वो एक्टिव होकर उनकी गट में छेद कर देता है और उन्हें किल कर देता है। मतलब बैसिलस thuringiensis ऐसा प्रोटीन बनाता है तो खुद की बॉडी में तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन फर्दर उसे कोई दूसरा बैक्टीरिया खाता है तो वहां जाके वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से ये किल करता है कोलेप्टेरेंस। कोलेप्टेरेंस एक ऑर्डर है इंसेक्ट का। कौन से इंसेक्ट का, जितने भी बीटल्स हैं वो सारे के सारे कोलेप्टेरेंस ऑर्डर के अंदर आते हैं। कौन कौन से होते हैं कोलेप्टेरेंस, ये देखिए, ये सारे के सारे यहां लिखा हुआ है, ये देखिए बेटा इमेज, कोलेप्टेरेंस, कोलेप्टेरेंस इमेज आप लोगों ने देखा होगा। ये से इंसेक्ट कोलेप्टेरेंस इमेज, ये इस तरह के सारे जो इंसेक्ट हैं ये एक ऑर्डर के अंदर आते हैं। कौन सा, कोलेप्टेरा इमेजेस हैं। ये सारे बिटल वगैरह, ये सारे बिटल हैं,
कोलेप्टेरेंस है, और ये किसके अंदर आते हैं? कोलेप्टेरेंस ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो कोलेप्टेरेंस एक ऑर्डर को डिनोट करता है, और बैसिलस thuringiensis इनके अंदर आने वाले बीटल्स वगैरह को क्या करता है? किल करता है। देखो कोलेप्टेरेंस ऑर्डर है और बीटल्स इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्डर के। हाँ तो बेटा इधर देखिए लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस भी एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म आते हैं। ये कैसे होते हैं देखिए इधर, और इनको किल करने के लिए यूज करते हैं हम बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को। कैसे करते हैं ये देखिए, लेपिडोप्टेरन की इमेज है, सारी ये बटरफ्लाई आपको दिख रही हैं, ये सारी बटरफ्लाई जो दिख रही हैं ये किसकी हैं? लेपिडोप्टेरन ऑर्डर है। ये क्या है? लेपिडोप्टेरन ऑर्डर, ये लिखा हुआ। तो ये सारी बटरफ्लाई लेपिडोप्टेरन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें हमने एग्जांपल पढ़े थे बर्ड वर्म और आर्मी वर्म। तो बर्ड वर्म देखो यहां पर एग्जांपल ये रहा, ये रही इमेज टोबैको बर्ड वर्म। आपने देखे होंगे इस तरह के ये इंसेक्ट, ये रहे ये इंसेक्ट जो क्या करते हैं? लीफ को खा जाते हैं। ये रहे टोबैको बर्ड वर्म, ये रहा टोबैको। ये कौन ईयर वर्म है? ये टोबैको बर्ड वर्म है, और ये बॉल वर्म है, और ये बर्ड वर्म है। इसी के साथ हमने एक और पढ़ा था आर्मी वर्म, ये रहा। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं आप लोगों का? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर है। ये रहा आर्मी वर्म, इस तरह से होते हैं ये आर्मी वर्म। आर्मी वर्म इनको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैसिलस thuringiensis को। क्यों? ये पौधे को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। किसको? प्लांट को। देखो इसमें पढ़ते हैं लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, फॉल आर्मी वर्म की प्रजातियों में से एक है। इनके लार्वा जीवन चरण द्वारा प्रतिष्ठित है। आर्मी वर्म कई प्रजातियों से संदर्भित करता है। तो ये लार्वा होता है एक तरह से देखा जाए तो। ये किसको है बेटा? ये लार्वा है, और ये बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें? इसमें बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहां पढ़ चुके हैं कोलेप्टेरा एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बीटल्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म आते हैं। डायप्टेरा फ्लाइज एंड मॉस्किटो आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि सब जानते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। तो बैसिलस thuringiensis फॉर्म है बीटी टॉक्सिन। बैसिलस thuringiensis एक बीटी टॉक्सिन बनाता है, और बीटी टॉक्सिन इज अ क्रिस्टल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। कैसे? इस तरह की क्रिस्टल, ये क्रिस्टल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव होती है, लेकिन जब कोई इसको अदर इंसेक्ट डाइजेस्ट करता है या खाता है तो वहां एक्टिव हो जाती है। क्यों? वहां एल्कलाइन पीएच मिलता है इसको। देखिए when an insect ingest the toxin it become active due to alkaline pH in the मिडगट, उसकी मिडगट में हो जाती है क्योंकि वहां क्या मिलती है इसे? एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट एंड क्रिएटिंग पोर्स, और उसकी मिडगट में पोर्स बनाती है। These cause the death of insect, जिससे उस इंसेक्ट की क्या होती है? डेथ हो जाती है, और प्लांट भी सेफ हो जाता है। BT toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into a crop plant such as a cotton by using genetic engineering. Genetic engineering का यूज करते हुए कॉटन प्लांट के अंदर BT toxin जीन को डाला गया है। जब कोई इंसेक्ट स्पेशली जो ये कॉटन प्लांट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, तो जो उसको बाइट करेगा या खाएगा तो वो बीटी टॉक्सिन उसकी बॉडी में चला जाएगा। प्लांट में तो इनएक्टिव था, वहां एक्टिव हो जाएगा। एल्कलाइन पीएच मिलने से उसकी मिडगट में पोर कर देगा और वो मर जाएगा। ये है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, और ये बीटी कॉटन जो बनाया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट इमेज में और बताते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए ये है बीटी प्लांट, और बीटी प्लांट में ये बीटी पेस्टिसाइड है, ये क्रिस्टल प्रोटीन है, बीटी क्रिस्टल प्रोटीन। ये इंसेक्ट किसके ऊपर है? ये इंसेक्ट है कॉटन प्लांट या बीटी प्लांट के ऊपर, कोई भी बीटी प्लांट है। इसमें ये इसने क्रिस्टल को ले लिया। किसको ले लिया? बीटी क्रिस्टल को। यहाँ क्या मिल गई इसको? एल्कलाइन पीएच मिल गई, और ये इसकी मिडगट में क्या करेगा? ये इसकी मिडगट की क्या है? एपिथेलियम है। ये मिडगट की एपिथेलियम है। यहां पर एक्टिव होने पर देखो ये होल बना देगा, इसमें पोर बना देगा। ये पोर बनाने पर ये क्या हो जाएगा? इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। किसकी? क्योंकि ये पीएच पर क्या होगा? एक्टिव होगा।
किससे? लो पीएच पर, एल्कलाइन पीएच पर ये एक्टिव होगा। कौन? बीटी क्रिस्टल। ये इमेज है इसकी। नेक्स्ट, जो कॉटन प्लांट बनाया गया था उसके बारे में बताया गया है। बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम Bacillus thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। इसमें क्या होता है? क्राइजीन होती है, वही बीटी टॉक्सिन को बनाती हैं। क्राइजीन और भी निकाली गई है। क्राइजीन कोड फॉर बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन को कोड करती है। क्राइजीन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, दो टाइप की है, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB। ये कंट्रोल करती है किसको? कॉटन बॉल वर्म को। अभी इमेज बताई थी मैंने बॉल वर्म की, कॉटन बॉल वर्म की। एंड क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल करती है कॉर्न बोरर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। नीट के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, मतलब फर्स्ट तो AC है और सेकंड AB है, तो ये कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करेगा। किसको? कॉटन बॉल वर्म को। और क्राई फर्स्ट AB, जहां पर फर्स्ट AB है वहां कॉर्न बोरर है। क्या है बेटा? कॉर्न बोरर इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। क्राई फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AB। ये कॉटन प्लांट है। नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा था पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब निमेटोड्स रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स। क्या होता है? टोबैको प्लांट के अंदर निमेटोड्स पैरासाइट की फॉर्म में जाते हैं और वहां पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। कौन? निमेटोड। निमेटोड स्पेशली टोबैको प्लांट के रूट में इंफेक्शन करता है। अब रूट में इंफेक्शन करेगा तो प्लांट में प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। तो एक फार्मर को अगेन इसकी क्या देखनी पड़ती है? प्रॉब्लम, क्योंकि उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया है। तो निमेटोड के इंफेक्शन को रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया? निमेटोड को किल करना है, लेकिन निमेटोड तो क्या है? एंडोपैरासाइट है, रूट्स के अंदर रहता है। अब कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में प्रोसेस देखिए। आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग कर दिया जाए तो निमेटोड क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा। निमेटोड क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। निमेटोड कौन सा वाला था? मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। निमेटोड का नाम है मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। देखो ये इस तरह से ये होल बनाता है और रूट के अंदर चला जाता है। मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया प्लांट है टोबैको। वेक्टर यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम, अभी बताएंगे क्या काम करेगा। अ निमेटोड इनफैक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट, अभी बोला था मैंने कि टोबैको प्लांट के रूट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस RNAi इन्वॉल्व्ड इन अ साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। ये कैसे होगा? अभी इसका पूरा प्रोसेस में बताते हैं। Double stranded mRNA molecule that bind and prevent translation of the mRNA also refers as the RNA silencing। ये देखिए बात क्या है? बात ये है कि ये है निमेटोड, ये प्यारा सा छोटा सा क्या है? ये निमेटोड है। ये इस प्लांट की रूट में आता है और यहां पर इसमें क्या होगा? इन रूट के अंदर इंफेक्शन करेगा। रूट के अंदर इंफेक्शन करता है कौन? निमेटोड, जिससे इस प्लांट का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है रूट्स में इंफेक्शन करने से। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? प्रोसेस यूज किया जाता है क्या? आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्यों किया जा रहा है? देखिए ये जो निमेटोड है, ये क्या है? निमेटोड। ये जो निमेटोड है यहां से जो कोई फूड ले रहा था तो इसकी बॉडी में डीएनए काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ये डीएनए काम करता है और ये डीएनए बनाता है क्या? mRNA। और mRNA से बनता है प्रोटीन और रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ निमेटोड। ये प्रोटीन निमेटोड की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो हमें टारगेट पता चला कि यार ये निमेटोड ग्रो कब कर रहा है? जब ये mRNA बन पा रहा है।
तो हम इस mRNA को क्या करें, इस mRNA को बनने नहीं दें तो ये प्रोटीन भी नहीं बनेगा और तो ये नेमेटोड भी नहीं बनेगा। और क्या होगा, नेमेटोड नहीं बनेगा तो उस प्लांट को इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो हमें ये तो समझ में आया कि हमें कंट्रोल किसको करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे किया जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहां पर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हमारा जो ये mRNA बन रहा है, ये जो mRNA बन रहा है, हमें इस mRNA को रोक देना है, काट देना है, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। ये कौन करता है, ये करता है एक डबल स्ट्रैंडेड mRNA। कौन करता है, डबल स्ट्रैंडेड mRNA। बेटा ध्यान देना, आप लोगों ने डबल स्ट्रैंडेड DNA तो जरूर पढ़ा है, लेकिन mRNA कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की है। डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाया जाए तो डबल स्ट्रैंडेड RNA कैसे काम करता है उसको देखिए, यहां देखना। इधर देखिए, RNA इंटरफेरेंस, मैक डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA। हम लोग कहीं से बाहर से क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA बनवा देते हैं इस निमेटोड के अंदर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि आपने डबल स्ट्रैंडेड mRNA जो बनाया है, RNA बनाया है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड RNA। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड RNA। लेकिन इसमें हुआ क्या बेटा, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड RNA किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है तो उस RNA के बनने से उसके अंदर एक प्रोटीन दिस इज कॉल्ड डाइसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। डबल स्ट्रैंडेड RNA बनते हैं, डाइसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और ये डाइसर प्रोटीन इस बने mRNA को, इस डबल स्ट्रैंडेड mRNA को छोटे छोटे mRNA में तोड़ देती है। कैसे तोड़ देती है, एक छोटा सा टुकड़ा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा देखो इधर, कौन सा वाला, ये mRNA ऐसा था, ऊपर वाले mRNA के छोटे छोटे क्या हो गए हैं, पीसेस हो चुके हैं, ये पीसेस है। ये तो ऊपर वाले mRNA के जो पीस हैं, ऊपर वाले जो mRNA के पीस हैं, ये mRNA के पूरे के छोटे छोटे क्या हो गए, ये टुकड़े हो गए। ये किसने किए हैं, इस डाइसर ने किए हैं। क्या किए, इस डाइसर ने किए हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं siRNA, shRNA, miRNA। इसके टुकड़ों को हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग RNA। ये रहा shRNA, शॉर्ट हेयरपिन RNA, माइक्रो RNA, ये रहा। तो ये तीन टुकड़े हो गए किसके, डबल स्ट्रैंडेड RNA के। अब ये डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या है, इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना है, मान लीजिए निमेटोड के अंदर बना है। तो अब ये क्या करता है, ये करेगा क्या, ये बेटा चुपके से साइलेंस कर देगा। क्या, इसको पता चल गया कि इसका टारगेट था, इसका टारगेट क्या था, ये जो बनाने वाला mRNA है, ये क्या बना, mRNA। तो ये mRNA पर कौन, मान लीजिए ये siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA यहां आया और इसने यहां पर इसमें कट लगा दिए, इसके कट लगा दिए किसने, mRNA में, और mRNA के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। जब mRNA के टुकड़े कर दिए तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी और नो निमेटोड ग्रो, मतलब निमेटोड ग्रो नहीं करेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहां से जो डबल स्ट्रैंडेड RNA बना, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA जब बनता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डाइसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। वो डबल स्ट्रैंडेड RNA को 3 RNA में तोड़ देती है, siRNA, shRNA, miRNA। और ये डाइसर प्रोटीन के टूटने से इनके कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, शॉर्ट हेयरपिन RNA एंड माइक्रो RNA। अब ये RNA क्या करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर इनको पता चल गया कि हमें किसको, टारगेट हमारा क्या था, mRNA। तो ब्रेक डाउन कर देते हैं इस mRNA को, ये रहा mRNA, और इस mRNA को बाय snRNA, स्मॉल फ्रेगमेंट या स्मॉल, ये SI भी लिख सकते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA इसे तोड़ देता है। और इसे तोड़ने से ये
प्रोटीन नहीं बनती और निमेटोड ग्रो नहीं करता, और निमेटोड ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट इन्फेक्शन से बच जाएगा। देखिए इधर ये रहा, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म infection by a virus having RNA genome and transposons। अब बेटा ये बोल रहे हैं कि हम वायरस को ले सकते हैं या फिर ट्रांसपोजोन्स उनको बोलते हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकें। क्यों? वायरस के पास में ऐसी कैपेसिटी है क्योंकि वायरस ही बना सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि वायरस के पास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेट्रोवायरस भी है जो mRNA से डीएनए बना सकते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है नॉर्मली हमारा डीएनए से आरएनए बनाना, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनाना, उल्टा काम कर देते हैं। तो वायरस के पास में कैपेसिटी होती है क्या? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की। हमने पढ़ा भी है कुछ वायरस अपने पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, तो इनका यूज किया जाता है। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स और ट्रांसपोजोन्स, तो आप ये याद रखना ट्रांसपोजोन्स वो एलिमेंट होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऑलरेडी हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए को किसके अंदर डालना है? निमेटोड के अंदर। कैसे डाल सकते हैं? देखिए, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर, हमें पता चल गया कि एक वैक्टर है जिसका यूज करके हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बन जाए उसकी जीन एग्रोबैक्टीरियम के अंदर से हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट के अंदर जब निमेटोड आएगा तो उसकी बॉडी में कौन सी जीन चली जाएगी? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने वाली जीन चली जाएगी। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही बनेगा डाइसर बनेगा, डाइसर उसको काट देगा और वो कटा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? एसआई आरएनए, देन एसएच आरएनए और माइक्रो आरएनए। और ये सब किस पे काम कर जाएंगे? एमआरएनए पर, जिससे कि एमआरएनए क्या नहीं करेगा? प्रोटीन नहीं बनाएगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड ग्रो नहीं करेगा। देखो इधर, using agrobacterium vector nematode specific genes were introduced into the host plant such that it produce a both sense antisense mRNA in the host cell। जो mRNA बनता है, ये बोल रहा है जो RNA बनता है उसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो होगी, तभी तो वो एक दूसरे से क्या होगी? अटैच्ड होती हैं। Two RNAs bind complementary to each other and forming a double stranded RNA initiated क्या करता है? इनिशिएट करता है RNAi। RNAi मतलब क्या हो गया? RNA इंटरफेरेंस, मतलब ये mRNA की जो प्रोसेसिंग थी उसमें इंटरफेरेंस करता है, एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटोड। निमेटोड के mRNA को क्या करता है? ये साइलेंट कर देता है, और साइलेंट करने पर क्या नहीं होगा? निमेटोड नहीं बनेगा, ग्रो नहीं करेगा। तो यहां तक मुझे लगता है कि एक टिपिकल टॉपिक जो आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग वो आपको समझ में आया होगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। यदि नीट वाला बच्चा है तो प्लीज इसको ध्यान से समझे। किसको? आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग को। इससे रिलेटेड जो भी आप डाउट है मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा आपको। चलो ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है? एप्लीकेशन इन अ मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन में। बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन, क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में? देखते हैं। देखिए, recombinant DNA technology help for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs। recombinant DNA टेक्नोलॉजी हमने इससे पहले पढ़ी थी और उसका बहुत अच्छा यूज किया जा रहा है किसमें? इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाने में। द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स, प्रोडक्ट कौन सा है? नॉन ह्यूमन सोर्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, बट रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम। उनके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट प्रेजेंट अबाउट, ये एनसीईआरटी का डाटा है, 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक हैव बीन अप्रूव्ड
ऑफ दीज 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। 30 जो बनाई गई हैं उसमें से 12 कहां पर है? इंडिया के मार्केट में है। ये थेराप्यूटिक ड्रग्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है। एप्लीकेशन इन मेडिसिन के अंदर हम बात करेंगे किस किस की? जेनेटिकली इंजीनियरिंग इन इंसुलिन, जो इंसुलिन ह्यूमन के लिए बनाया गया है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। जीन थेरेपी, जीन में डिफेक्ट होने से जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, ये तो नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए आरएनए में कोई डिफेक्ट है तो उसके बारे में पता करने के लिए भी हम यहाँ बात करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, पहले देखो इंसुलिन नॉर्मली डायरेक्ट बनाया नहीं जाता था, उसको जो अदर एनिमल्स हैं उनका, जैसे काव है या कोई अदर एनिमल्स हैं, उनका इंसुलिन डायरेक्ट ह्यूमन को दिया जाता था, तो इससे एलर्जी हो जाती थी या अदर और भी डिफेक्ट हो सकते थे। तो इसको दूर करने के लिए इस प्रोसेस को लिया गया है। देखिए, इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स, कैटल्स एंड पिग, उनके इंसुलिन की बात कर रहे हैं, किसकी? कैटल एंड पिग की, जो उनके पैंक्रियाज से निकाला गया है। कॉज एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बताया था अभी। ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ह्यूमन के इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी। ये रही बेटा डायग्राम में, ये रहा, ये रही चेन ए एंड चेन बी, 1 2 और ये तीसरी होती है जिसको बोलते हैं सी। दैट आर लिंक्ड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अनदर चेन सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ प्रोसेस। जब इनको पता चला कि यार इंसुलिन बन रहा है तो 3 चेन है, लेकिन जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो उसमें 2 ही चेन होती है, सी कुछ काम नहीं करती, तो मैच्योर इंसुलिन में कितनी होती है? 2 ही चेन होती है। इन 1983 की बात कर रहा है, अमेरिकन कंपनी एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस corresponding to A and B in human insulin and introduce them in plasmid E. coli to produce insulin chain। इन्होंने 2 बैक्टीरिया अलग अलग ले लिए, इन्होंने क्या किया? बाहर तो बना ली चेन A और चेन B, और इन दोनों को डाल दिया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, और इन बैक्टीरिया के अंदर इन दोनों को क्या कर दिया? बैक्टीरिया ने इनको जोड़ दिया, तो ह्यूमन का इंसुलिन बन गया। चेन A and चेन B were combined by the creating disulfide bond to form human insulin। क्या बनाया? ह्यूमन का इंसुलिन बनाया। तो ह्यूमन इंसुलिन तो बहुत इजी था, ठीक है। कब की बात कर रहा है? 1983 की। जीन थेरेपी क्या होता है बेटा? जीन थेरेपी में ये पता करना है कि यार जो डिजीज हो रही है वो जीन की सीक्वेंसिंग यदि रॉन्ग है तो उससे जो प्रोटीन बन रही है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन दे रही हैं, और एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं है तो उसे डिजीज हो रही है। देखिए इधर, जीन थेरेपी इज अ मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ फॉल्टी जीन बाय करेक्टेड ऑफ फंक्शनल जीन। जो फॉल्टी जीन है उसकी सीक्वेंस में यदि कोई नाइट्रोजन बेस, मान लीजिए ये एक जीन है, ये डीएनए सीक्वेंस हमारे पास है, ये डीएनए सीक्वेंस जानते हो आप लोग, जीन की सीक्वेंस AGAT, ये करेक्ट थी, लेकिन जब डिफेक्ट हुआ तो हमारे पास में सीक्वेंस में पता चला AG, और A की जगह A ना आकर यहाँ क्या आ गया? C आ गया, और ये T आ गया। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई, A की जगह क्या आ गया? C आ गया, तो ये मिस्टेक होगी, और इसके कारण जीन अपना जो एक्सप्रेशन देना चाहिए था वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे पाई। तो अब करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देने के कारण उसमें क्या होगी? डिजीज हो गई। तो देखो क्या हो गया, फर्स्ट एविडेंस 1990 की बात बता रहा है ये, टू अ 4-year-old गर्ल विद adenosine deaminase deficiency which is caused due to the deletion of gene for the adenosine deaminase enzyme। क्या है ये? क्या बोल गया मैं? समझ में आया कुछ? देखना इधर, ADA enzyme is crucial for the immunosystem to the function। क्या है ये? इधर देखिए, ये पिक्चर ये है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में बनती है लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट किसके लिए काम करती है बेटा?
इम्यून सिस्टम में, बॉडी के इम्यून सिस्टम। ये लिम्फोसाइट बनाती है हमारी कौन सी, बी एंड टी लिम्फोसाइट बनाती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। यदि ये प्रॉपर मैच्योर होगी तो आप या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव कर पाएगा और अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो कर पाएगा। लेकिन एडीए जीन होती कहां है, देखो इधर मैंने बनाया ये डायग्राम किसका, टी लिम्फोसाइट का। ये टी लिम्फोसाइट है, ये क्या है बेटा, टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर, इस टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर जीन होती है एडीए। एडीए एंजाइम काम करेगा, एडीए एंजाइम, यहां पर एंजाइम काम करेगा और इसको एक्टिव करेगा तो जीन अपना क्या कर पाएगी, एक्सप्रेशन कर पाएगी। लेकिन एडीए, एडीए यदि क्या है, उसकी डिफिशियंसी है, एडीए की डिफिशियंसी है, तो क्या इस लिम्फोसाइट के ऊपर, क्या इस लिम्फोसाइट के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से जो जीन है ये काम नहीं कर पाती। क्या है बेटा, ये जीन काम नहीं कर पाती। ये जीन काम नहीं कर पाएगी तो लिम्फोसाइट क्या नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी और इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा बेटा, उसका वीक हो जाएगा। तो डिफिशियंसी हो जाएगी किसकी, एक तरह से ये डिजीज है क्योंकि इमैच्योर लिम्फोसाइट बन रही है। मैच्योर लिम्फोसाइट के लिए इसका एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन एडीए डिफिशियंसी है तो ये मैच्योर नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाती। इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यून सिस्टम टू द फंक्शन। एंजाइम किसके लिए रिक्वायर्ड है, इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए। अब इस जीन में जहां पर प्रॉब्लम होगी उसको किस किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि डिफेक्ट कहां पर है, जीन में। अब लिम्फोसाइट बनती कहां है ये भी तो समझो बेटा, ये बोन मेरो में बनती है। क्यों, ये पार्ट किसका है, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी कहां बनती है आप लोगों की, वाइट बोन मेरो में। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में आपके पास में तीन टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। एंड अग्रेनुलोसाइट में दो टाइप की होती है आप लोगों के साथ पास में, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर दो होती है, कौन सी वाली हमने पढ़ा अभी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और यही इम्यून सिस्टम के लिए काम करती है। देखिए इधर, अब हमें ये एडीए जो एंजाइम है वो काम नहीं कर रहा, उसको ट्रीट करना है। कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, देखिए ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अभी बताया। क्यों, डब्ल्यूबीसी बनती कहां पर, बोन मैरो में। तो ये बोल रहा है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए क्योंकि डिफेक्टिव जीन वहीं से बन रही है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट मतलब एंजाइम की कमी है तो वो एंजाइम डाल दो, उससे ये काम हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ एडीए, एडीए एंजाइम का इंजेक्शन डायरेक्ट लगा दो, इज नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। बाद में पता चला यार ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लिम्फोसाइट की जो लाइफ साइकिल है वो 7-8 दिन की होती है, फिर वो मैच्योर नहीं हो पाती, मर जाती हैं, फिर नई वाली में बार बार एंजाइम डालना ये क्या है, थोड़ा सुटेबल काम नहीं है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी, इन्होंने क्या बोला, कलेक्ट लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड ग्रो इन अ कल्चर। आप लिम्फोसाइट को बाहर निकालो ब्लड में से और कल्चर में ग्रो करो, कल्चर प्लेट में। इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल एडीए cDNA इनटू लिम्फोसाइट। एडीए के लिए जो cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब वो डीएनए डाल दो जो एडीए जीन बनाता है या एंजाइम बनाता है, यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर। दे आर रिटर्न्ड टू अ पेशेंट। अब ये लिम्फोसाइट पेशेंट के अंदर डाल दो, क्योंकि हमने इसके अंदर एंजाइम नहीं डाला है, वो एंजाइम बनाने वाली जीन डाल दी है, वो डीएनए डाल दिया है। This should be periodically repeated as a lymphocyte are not immortal। और ये बार बार हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट है वैसे तो इमॉर्टल क्या है, अमर नहीं है, डेथ हो जाती है। इफ एडीए जीन फ्रॉम
bone marrow cell is introduced into cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure। ये बोल रहा है कि यदि हम ये प्रोसेस जो कर रहे हैं इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तो ये क्या हो सकता है, एक परमानेंट क्योर हो सकता है, क्योंकि स्टेम सेल में हम लोग ये चीज करें तो ज्यादा बेटर होता है। यहां पर यही डायग्राम बोला है कि पेशेंट की आप टी लिम्फोसाइट को बाहर निकालो और उसको अंदर कल्चर करो और यहां इंट्रोड्यूस कर दो किसको, उस जीन को, और यहां पर वापस से अब इस सेल को इस पेशेंट के अंदर डाल दो। ये एडीए क्या बना लेगी, जीन बना लेगी। थर्ड हमारा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड हमने जीन थेरेपी पढ़ा है, थर्ड हमारा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड जैसे कि सीरम एंड यूरिन एनालिसिस आर नॉट सुटेबल फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मतलब यदि इन फ्यूचर में किसी पेशेंट को यदि उसे लगता है कि एड्स जैसी एंड कैंसर जैसे सिम्टम्स उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं और उसको बीमारी हो सकती है कैंसर की, सेल में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लोग इन फ्यूचर में होने वाली डिजीज के बारे में इनके सीरम और यूरिन की टेस्ट से नहीं पता कर सकते। तो उस मोलिक्यूलर में या उस डीएनए सीक्वेंस में सेल में यदि कोई चेंजेस हुआ है तो हमें कैसे पता कर सकते हैं, इस मोलिकुलर डायग्नोसिस से। कैसे कर सकते हैं, देखिए, it is possible by the technique of recombinant DNA technology by PCR and ELISA। ELISA तो आप लोगों को पता ही है किसके लिए किया जाता है, एड्स के पेशेंट के लिए। PCR क्या है, यदि कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई इंफेक्शन हुआ है और तो उसकी जीन सीक्वेंसिंग जो सेल की है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है, तो उस डैमेज हुए पार्ट को आप रिकॉग्नाइज किस बेसिस पर कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस पर, कि उसके सीक्वेंस में क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि वो इतने बड़े चेंजेस हमारे किसमें, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में नहीं आते हैं। तो हम पीसीआर में क्या करते हैं, यदि हमने कोई सैंपल लिया है उस सैंपल को लार्ज अमाउंट में एम्पलीफाई करें और उसकी स्टडी कर पाते हैं, किसकी, लार्ज अमाउंट वाले सैंपल की, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है। देखो पीसीआर क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। A very low concentration of bacteria virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। यदि बॉडी में किसी भी टाइप के बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत कम है, पीसीआर से उसको बढ़ाया जाए और हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि हाँ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स का जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में है। टू बी डिटेक्ट HIV suspected patient and to detect the gene mutation in a suspected cancer patient। कैंसर क्या है, कैंसर एक तरह का डिजीज है जिसमें जीन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है और सेल डिवाइड कंटिन्यू करती हैं। तो वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक तरह का म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, किसमें, जीन में। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन डिटेक्ट HIV एड्स। ऑटो रेडियोग्राफी टू फाइंड आउट म्यूटेड जीन। म्यूटेड जीन, नॉर्मल जीन तो हमारी होती हैं और यदि हमारी जो नॉर्मल जीन है उसकी सीक्वेंस अलग कर ली और म्यूटेड जीन है तो वो सीक्वेंस अलग है, अब इनको क्या किया जाता है, दोनों को बाइंड कराया जाता है। अब म्यूटेड जीन तो उनके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि हमने रेडियो एक्टिव लेबल लगाया हुआ है, तो जहां जहां बाइंड हो जाएगी वो तो नॉर्मल है, जहां बाइंड नहीं होगी वो क्या है, म्यूटेड जीन है। और म्यूटेड जीन के कारण हम पता कर सकते हैं कि किसी टाइप की कोई इन फ्यूचर में होने वाली डिजीज तो नहीं है, तो ऑटो रेडियोग्राफी इसके अंदर आती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को यूज किया जा रहा है क्या करने में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए। जैसे कि माइस है, रैबिट है, शिप है, पिग, काउ, फिश। These are the animal whose genome has been altered by introduction of extra foreign gene by manipulation। मतलब इनके जीन में मैनिपुलेशन किए गए हैं। एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक रेट बनाया गया है, रेबिट बनाया गया है, पिग बनाया गया है, शिप बनाया गई है, काउ बनाया गया है, फिश बनाया गया है। Over 95% of the transgenic animals are mice। यदि सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं वो क्या बनाए गए हैं, माइस बनाए गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो हम लोगों ने जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं तो हम लोग मान लीजिए कि हमने कोई एक नया जीन बनाया है या नया जीन का हम फंक्शन देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट या कोई वैक्सीन बनाई है हम लोगों ने, उस डायरेक्ट
वैक्सीन को ह्यूमन के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है या जो भी उसके करेक्टर हमें शो होने हैं वो हम एनिमल्स में डालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट निकालते हैं कि इस जीन का क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि हमने जो जीन इंट्रोड्यूस करी है उससे क्या करेक्टर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, वो बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है, ये भी हमें पता करना होता है। टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन, जो हमने जीन डाली थी ऑन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उस जीन की फिजियोलॉजी और नॉर्मल डेवलपमेंट को हम समझें। टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज के लिए पर्टिकुलर हमने यूज करी थी तो वो कहां तक कंट्रीब्यूशन देती हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में हमने क्या यूज किया है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, डायरेक्ट वैक्सीन जो बनाई है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन थी, ह्यूमन को नहीं लगाई गई, उससे पहले किसको लगाई गई थी, मंकी वगैरह को लगाई गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो किससे मिलता है, मंकी से मिलता है। एंड देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, किसी भी केमिकल की कितना वो टॉक्सिक है उसकी टॉक्सिसिटी को भी चेक किया जाता है, किसके थ्रू, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। देखिए फर्स्ट है टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि ये जो जीन है वो कैसे काम कर रही है। एग्जांपल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन एक क्या है, ग्रोथ फैक्टर की तरह बताया गया यहाँ पर। जीन फ्रॉम द अदर स्पीसीज दैट अल्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर इंट्रोड्यूस एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडीज। These give information about the biological role of the factor in the body, जो फैक्टर है उसके बारे में ये बताता है। To study the contribution of gene in the development of disease, उस डिजीज में कहां तक वो हेल्पफुल है। Transgenic models help to investigate new treatment for human disease. Example, transgenic models for many human disease such as कैंसर के लिए बनाए गए थे, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, इनकी जीन को जो बनाई गई थी इनकी जीन के लिए, उसका इफेक्ट देखा गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डालकर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, transgenic animals are used to produce biological product by introducing gene which code for a particular product. एग्जाम्पल है ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन कौन सा वाला, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा। ह्यूमन प्रोटीन कौन सा वाला, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये किस में काम करता है बेटा, रेस्पिरेटरी डिजीज में, रेस्पिरेटरी डिजीज में बात करता है। एम्फीसीमा क्या है आप लोगों की, एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। प्रोडक्ट फॉर ट्रीटमेंट इन फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनके और जो प्रोडक्ट हैं उनको भी यूज किया जा सकता है फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज, जैसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वहां से बात करते हैं एक और, ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी रोजी, और उसका जो नॉर्मल काउ के प्रोटीन नॉर्मल काउ है उसका जो मिल्क है उसमें जो प्रोटीन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू रोजी काउ। रोजी के काउ में, रोजी जो काउ है उसकी जो मिल्क है उसमें जो प्रोटीन है वो अमाउंट ज्यादा है, किसका, प्रोटीन का। देखो इधर, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन रिच एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। इट कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोमीन, लैक्ट एल्बुमिन। इट इज ए न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ। ये काउ है रोजी और ये बनाया गया था, इसके मिल्क में क्या कंटेन है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रेजेंट होता है, नॉर्मल काउ से ज्यादा है प्रोटीन का अमाउंट। वैक्सीन सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग, कि वैक्सीन कहां तक सेफ है इसकी टेस्टिंग की जाए। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो हमें लगती है वो पहले कहां पर, माइस में टेस्ट की गई थी, ये रहा 2 बूंद जिंदगी के। इट इज ए रिलायबल, दे कैन बी रिप्लेस बाय द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। पहले किस पे यूज किया गया है, मंकी पे। केमिकल सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी, सम transgenic animals carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो सेंसिटिव नहीं होंगे, लेकिन कुछ एनिमल्स जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो किसी सब्सटेंस के लिए कितने सेंसिटिव हैं वो यहाँ पर पता करना है। दे आर एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड
देयर इफेक्ट स्टडीज इट गिव इमीडिएट रिजल्ट। इससे हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस कितना टॉक्सिक है यदि वो रिजल्ट देते हैं तो यहां तक अपना बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये कंप्लीट हुआ। आपको जो भी डाउट है प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।